जैसा कि आजकल चुनाव का माहौल है और देश के अंदर 2 चरण का मतदान जो है पूर्ण हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी को 2 चरण के मतदान में भारी निराशा हाथ लगी है। और जो एक भारतीय जनता पार्टी का एक सेल्फ डिक्लेयर्ड एक जो एजेंडा था, अब की बार 400 पार पूरी तरह फेल हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को समझ चुके हैं। तभी आप अगर देखें तो आजकल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय और प्रादेशिक नेता मुद्दा आधारित प्रचार नहीं करना चाहते, वो मुद्दों से हटकर प्रचार धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर ले जाना चाहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान का आवाम जानना चाहता है, हिंदुस्तान का हर बेरोजगार जानना चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन होकर, मुद्दों से हटकर अलग इधर उधर की बातें करके चुनाव प्रचार को प्रभावित करना चाहते हैं। जैसे जैसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी बहुमत से दूर होती जा रही है और इस बात का आभास उनके नेताओं को बली भाती है। अब आप देखिए, चुनाव घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी का निकला, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हमारे घोषणा पत्र में लिखा है वो नजर नहीं आ रहा, लेकिन उनको हिडन एजेंडा समझ आ रहा है। जो हमने नहीं लिखा है, जो हम नहीं करना चाहते, वो भी उनको नजर आ रहा है। तो इस तरह की काल्पनिक और जिसका कोई बेस नहीं है, उन बातों पर जो है चुनाव प्रचार करना चाहते हैं। जबकि देश की जनता यह जानना चाहती है कि पिछले 10 वर्षों में आर्थिक रूप से हिंदुस्तान जो है पीछे क्यों हुआ है। आपको याद होगा, भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई थी 10 वर्ष पहले, तो महंगाई और बेरोजगारी इनके 2 मुख्य मुद्दे। तो आप बताइए, क्या महंगाई पर आज ये लगाम लगा पाए? आज पेट्रोल और डीजल की कीमतें देखिए। और देश के प्रधानमंत्री हमेशा कहा करते थे, जब ये प्रधानमंत्री नहीं थे, विपक्ष में थे, कि जब रुपया गिरता है तो हिंदुस्तान की इज्जत है। आज क्या प्रधानमंत्री महोदय देश को बताएंगे कि आज रुपया जो है डॉलर की अपेक्षा में कहां खड़ा, 83 पॉइंट समथिंग आज तक के अपने न्यूनतम स्तर पर रुपया आ चुका है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग देश को बताएंगे कि ये कैसे हुआ है, इतना बड़ा डिबेकल कैसे हुआ? और पूरी तरह से जो केंद्र सरकार जो है आज एक्सपोज हो रही है, सिवाय इन्होंने केंद्रीय जो जांच एजेंसियां है, चाहे सीडी सीआईडी है, चाहे ईडी है, इनका दुरुपयोग करने के अलावा कोई भी उनके पास प्रचार का साधन नहीं था। और आज पूरे देश के अंदर भय का माहौल। एक तरह से मैं आपको कहूं कि देश में अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति बन चुकी है। विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। आप देखिए, कितने 2 प्रदेशों के मुख्यमंत्री को हिरासत में ले लिया गया और जो भी नेता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुकर होता है, जो भी नेता को वो अपने खिलाफ थ्रेट समझते हैं, उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई की जांचें शुरू हो जाती हैं। और अब तो सारी हदें पार हो गई है, निर्वाचित सरकारों को गिराया जा रहा है कि प्रश्न हो रहा है और मुख्यमंत्रियों को जेलों में डाला जा रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा नहीं है, लेकिन इन चीजों से अपने आप में सजीवनी ढिंडोरा चाह रहे हैं। और इसी तरह मैं आपको बताऊं, हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, लेकिन पहले आप बताइए कि जो कहा करते थे 15 लाख जुमला साबित हो गया, पेट्रोल डीजल की कीमतें जो आसमान छू रही है और रुपया अपने न्यूनतम स्तर पे आ चुका है। तो आप देश की प्रगति का आकलन कर सकते हैं कि देश आगे बढ़ रहा है या कि पीछे हट रहा है। तो हिंदुस्तान में आज एक विचारधारा प्रचार कर रही है। अब भारतीय जनता पार्टी इस बात पे आ चुकी है कि अगर इंडिया गठबंधन, जिसको लगातार देश के अंदर समर्थन मिल रहा है, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो ये 6 महीने चलेगी। कोई कहता है 1 साल नहीं चल पाएगी, कोई कहता है ये सरकार का जो है टर्म पूरा कर नहीं पाएगी। एक बात तो इससे सिद्ध हुई है कि भाजपा ये तो मान रही है कि इंडिया का जो गठबंधन है वो जो है सबसे बड़ी पार्टी जो है भारतवर्ष के अंदर बनकर उभर रही है। इस बात से भारतीय जनता पार्टी अब जो है संतुष्ट हो चुकी है। तभी वो कह रही है कि कभी ये नहीं चल पाएगी। तो कहने का तात्पर्य ये है
कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन है और हम चाहते हैं कि आप धर्म की राजनीति ना करके, जाति की राजनीति ना करके आप मुद्दों पर आधारित राजनीति कीजिए और विकास का जो कार्यक्रम है आप अपने 10 वर्ष का जो है लेखा जोखा रखिए। इसी तरह हिमाचल प्रदेश के अंदर चुनाव जो हो रहा है, हिमाचल के अंदर चुनाव केंद्र के मुद्दे तो रहेंगे लेकिन हिमाचलियत पर लड़ा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के मुद्दे भी प्रमुखता से हम उठाएंगे और भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले 5 वर्ष और पिछले 15 महीने में जो अपने कारगुजारियां की है उसका भी जो हिमाचल प्रदेश के चुनावों में मुख्य मुद्दा हम बनाएंगे। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 महीने में हिमाचल की सरकार को स्थिर करने का प्रयास करती रही और एक विफल प्रयास, धनबल के सहारे ये हमारी सरकार को स्थिर करना चाहते थे लेकिन असफल रहे। और उसी तरह अब कह रहे हैं कि मोदी सरकार आएगी और मोदी जी के नाम पर वोट मांगने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आप बताइए, जब आप 5 वर्षों तक सरकार में थे तो आपने हिमाचल प्रदेश में क्या किया और हिमाचल के लिए क्या किया? आप बताइए कि जब कोरोना काल था, हिमाचल पे विपत्ति थी, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल में थी। क्या हिमाचल के लोग ये भूल गए कि आपने कोरोना काल में भी अवसरवाद किया? कोरोना काल के अंदर भारी भ्रष्टाचार हुआ और पीपीई किट की जगह रेनकोट सप्लाई किए गए और हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर बड़ा घोटाला उसका हुआ और आपके जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनको इस्तीफा देना पड़ा अपने पद से। तो आज हिमाचल की जनता उन बातों को भूल ही नहीं है। वो भी आज हिमाचल के जो मानस पटल है हमारे वोटर्स का, उस पर अंकित है कि भारतीय जनता पार्टी का कैसा आचरण रहा है। और पिछले पूरे 5 वर्षों में हिमाचल के अंदर जो कर्मचारियों को उत्पीड़न हुआ, हिमाचल की पिछली सरकार कर्मचारियों की देनदारियां नहीं दे पाई, भारी भरकम कर्ज लेकर, और कर्मचारियों की जो देनदारियां थी 92,000 करोड़ का बोझ जो है मौजूदा सरकार के लोगों ने छोड़ा। लेकिन जैसे ही हिमाचल की जनता ने हमें जनादेश दिया, कांग्रेस की सरकार हिमाचल में स्थापित हुई, हमने एक विकास पथ पर आगे बढ़ते हुए एक विकास का कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का भरसक प्रयत्न किया और अपने साधनों से, अपने सीमित संसाधनों से प्रदेश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाया। और जिसमें इतनी बड़ी विपत्ता, जो सदी की सबसे बड़ी विपत्ता है, वो हिमाचल में आई, फिर भी हमने अपने संसाधनों से, आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ, हमने हिमाचल सरकार के साधनों से 4500 करोड़ का बड़ा आर्थिक पैकेज जो है हिमाचल की जनता को राहत के रूप में दिया। और जो पहले छोटी छोटी राहत विपदाओं के अंदर हुआ करती थी, उसका आकार बड़ा किया और लोगों को इतनी राहत राशि मुहैया कराई कि जिसका घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है वो अपना घर बना सके। इतनी राशि उसको मुहैया कराई कि जिसकी जो मकान टूटा है वो मकान बना दे और जिसका जो पार्शियल डैमेज हुआ है उसकी भी हमने राशि बढ़ाई है। तो हिमाचल सरकार ने ये अपने साधनों से किया। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मुक्त दर्शक बन के रही। जब विपत्ता का दौर था, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अंदर जब सरकार ने केंद्र सरकार से आर्थिक पैकेज मांगने के लिए प्रस्ताव पारित किया तो भाजपा विधायक दल ने उसका विरोध किया और ये मुद्दे हिमाचल प्रदेश की जनता के सामने हम लेकर जाएंगे। और इसी तरह से आप देखिए कि ओपीएस के 9,000 करोड़ रुपए अभी भी केंद्र सरकार के पास फंसे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको दिलाने में कोई प्रयास नहीं करते। उल्टा पूरे 15 महीने में अगर विपक्ष के नेताओं ने कोई कार्य किया है तो हमारी केंद्र से आने वाली राशि को रुकाने का किया है। और आप बताएं, हमने जो वादे किए थे, हमने मैंने आपको बताया 1500 करोड़ रुपए की बड़ी योजना, बड़ा एक आर्थिक पैकेज जो कि हमारी सरकार के लिहाज से बहुत बड़ा है, उसका आकार बहुत बड़ा है, वो हमने प्रदेश की जनता के सामने रखा। और हमने ओपीएस बहाल करी। अब जो 1500 एक जो बहुआयामी योजना है, एक हमारी महिलाओं को सशक्त करने के लिए जो हमने एक योजना बनाई है, उसको भी हमने आरंभ कर दिया है। और पूरे प्रदेश में वो आरंभ होती इससे पहले महिला विरोधी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग में दस्तक दी और पूरे प्रदेश में जो वितरित होनी थी 1500 की राशि महिलाओं को, उसको रुकवाया। तो ये महिला विरोधी ये सरकार, ये विचारधारा है। इसी तरह से पूरे प्रदेश में आज जो
चुनाव प्रचार चला है। हमारे 2 लोकसभा के प्रत्याशी जो है चुनाव मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी को उन दोनों से बड़ा मलाल है कि वो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। जयराम जी भी कह रहे हैं कि विक्रमादित्य को किसी साजिश के तहत चुनाव लड़ाया जा रहा है, पर मुझे लगता है कि ये जो साजिश है ये विक्रमादित्य के खिलाफ नहीं हो रही, ये साजिश जो है जयराम जी के खिलाफ कहीं ना कहीं हो रही है। अगर उनको ये प्रतीत होता है कि विक्रमादित्य जो है वहाँ क्यों लड़ रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले ही ये जो 3 विधानसभा के चुनाव हुए उसमें अपने केंद्रीय मंत्रियों को विधायक के चुनाव लड़ाया। तो इनकी जो राजनीति के अंदर जो इनकी मेमोरी है बड़ी शॉर्ट है। इनको याद रखना चाहिए कि जो आज हम पे कह रहे हैं, आप पहले अपने गिरेबान में झांकिए कि आपने क्या क्या किया। उसी तरह से आज विनोद सुल्तानपुरी जी मैदान में, तो सुरेश भारद्वाज जी का मैं कहना चाहता हूँ कि सुल्तानपुरी जी ने तो कभी जो है सांसद निधि नहीं बांटी। आप बताइए एक ऐसे नेता जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर रिकॉर्ड है, लगातार 6 बार जिन्होंने इस चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी करना ये तो हास्यास्पद है। और आप मुझे बताइए कि सुरेश कश्यप जी जो है कहाँ कहाँ गए पिछले 5 वर्षों में, कौन कौन से क्षेत्रों में गए। आज लोग पूछ रहे हैं उनसे, जहाँ पे उन्होंने शर्त तक जो है MP बनने के बाद नहीं। तो इस तरह से आज हमारे 2 युवा लोकसभा के अंदर चुनाव मैदान में उतरे हैं। दोनों युवा चेहरे बहुत लोकप्रिय हैं और पूरी तरह से हमने कल भी वॉर रूम से बैठकर 2 लोकसभा सीटों का आकलन किया जो वहाँ पे कार्यक्रम पार्टी का चल रहा है। तो भारी समर्थन इन दोनों के पक्ष में जो हमको मिल रहा है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का आचरण रहा है पिछले 15 महीने, उसको देखते हुए और पिछले 5 साल के अंदर जो सरकार में व्यापक भ्रष्टाचार था, चाहे वो कोरोना काल के वक्त था, चाहे वो सरकारी भर्तियों में हुए घोटाले, पेपर लीक हुए और पुलिस भर्ती में जो घोटाले हुए, ये सारी बातों को लेकर और पिछले 15 महीने में जो षड्यंत्र सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने रचा, भागम भाग पूरे प्रदेश के अंदर की, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस भागम भाग में जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर लोकसभा के अंदर और विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी रन आउट होगी और कंगना रनौत हिट विकेट होगी। इस बात का मैं आपके सामने दावा करता हूँ। और जैसे ही चुनाव प्रचार आगे बढ़ेगा, कांग्रेस पार्टी का प्रचार और ज्यादा तेज होगा और निश्चित रूप से जो है 4 सीटों पे बहुमत हासिल करेंगे और हिमाचल की जो उपचुनाव 6 सीटों पर हो रहे हैं। वैसे तो हमारी सरकार को अभी भी कोई खतरा नहीं, सरकार पूरी तरह से स्थिर है और आंकड़ों के हिसाब से पूरी तरह से सुरक्षित है। फिर भी ये जो आने वाले 6 उपचुनाव है, इसमें पार्टी और हिमाचल की सरकार और ज्यादा मजबूत होकर सामने आएगी और हिमाचल में कांग्रेस जो है विजय पताका फहराएगी। अब आपको पूछना चाहिए, चुनाव को जो है 1 महीने के करीब रह गया है समय। अभी कांग्रेस पार्टी जो है 2 लोकसभा और 3 उपचुनावों के ऊपर कैंडिडेट घोषित नहीं कर पाई। क्या वजह लगती है? क्या कैंडिडेट नहीं मिल रहे कांग्रेस पार्टी को कि कोई और वजह है? कैंडिडेट बहुत ज्यादा है और पार्टी बड़ा सोच समझ कर निर्णय लेना चाहती है। जैसा भारतीय जनता पार्टी को 2 लोकसभा के टिकटों में निराशा हुई, उसके बाद इसी तरह की निराशा जब 3 हमारे और विधानसभा के प्रत्याशी उतरेंगे और 2 लोकसभा के प्रत्याशी उतरेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को होगी। कांग्रेस के पास बहुत चेहरे हैं और पार्टी पूरे सर्वे के आधार पर और जीत की क्षमता के आधार पर ये आकलन कर रही है कि सबसे मजबूत प्रत्याशी कौन हो सकता है। और बहुत जल्द, अभी तो प्रक्रिया चली है और बहुत जल्द ही हमारे प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे। महेश्वर जी, अगर आप कह रहे हैं कि प्रत्याशी बहुत ज्यादा है, तो ये क्या वजह रही जो भाजपा से अभी ज्वाइन किए हैं कांग्रेस, उनको टिकट दे दिया कांग्रेस ने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रयास किया था वो तो सफल हुई, लेकिन चुनाव के वक्त में बहुत चीजें हैं जिसका आकलन कर पार्टियां जो है अपने प्रत्याशी का। और आज विवेक शर्मा वो हमारी पृष्ठभूमि से आज तक भी कांग्रेस के बाहर ही गए, हमेशा कांग्रेस के साथ रहे। और जहाँ तक राकेश कालिया का सवाल है, वो भी कभी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव नहीं लड़े, हमेशा से, मैं तो उनके बचपन से उनको जानता हूँ, हमेशा से कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता रहे। लेकिन हाँ, पिछली बार जो चैतन्य जी प्रकट किया वो नाराजगी स्वरूप जो है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन कभी उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार नहीं किया। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी को पूछना चाहिए आपको पहले कि आपने तो 6 के प्रत्याशी कांग्रेस से लाके लड़ाए, तो ये तो उन पर ज्यादा, हमसे ज्यादा उन पर लागू होती है बात। अमेश्वर जी, ईवीएम पर जो है कांग्रेस सवाल उठाती रही है और
पोस्टल बेल्ट को लेकर मांग उठाते रहे कि पोस्टल बेल्ट पे जो है चुनाव हो। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ऐसा नहीं होगा, तो क्या आप कोर्ट के निर्णय से सहमत हैं या अभी भी लगता है कि अभी इसमें दिक्कतें हैं? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने अगर कोई फैसला सुनाया है तो हम लोग तो न्यायालय का सम्मान करने वाले लोग हैं। और अगर हमने भी उससे पहले कोई आपत्तियां उठाई तो उसके पीछे तथ्यों के साथ में उठाई। और ये नहीं कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ये कहती है, भारतीय जनता पार्टी के अलावा हिंदुस्तान की बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं, राजनीतिक दल है जो ये कहते हैं कि ईवीएम को जो है रिग किया जा सकता है। तो अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कोई निर्णय आया है तो अभी तो हमने निर्णय पढ़ा नहीं, उसको पढ़ने के बाद, उसको एग्जामिन करने के बाद ही उस पर